स्टार्ट करता हूँ। लॉज ऑफ मोशन का हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे जिसमें मास मतलब जो हम लोग का थ्रेड था वो भी मासलेस था, ऐसा क्वेश्चन हमने किया। तो जब थ्रेड मासलेस होता है ना, प्रथम एक बार फिर से मुझे टेक्स्ट करना व्हाट्सएप पे, हाय या कुछ भी भेज देना। हाँ, जब स्ट्रिंग अपना मास होता है स्ट्रिंग में, तो जब हम लोग ये चीज स्टेटमेंट बोले थे कि इंटायर स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, वो चीज भी वैलिड नहीं होता है, वो टेंशन भी चेंज करते जाता है। ये हमने देखा था उस दिन, टेंशन एट ए फंक्शन ऑफ एक्स हमने निकाला था। ठीक है, तो वो हम लोग टेंशन वैरी करेगा। तो वैसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, जस्ट लास्ट ही क्वेश्चन है ये। हाँ प्रथम, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लो ये एक रोप है, इसका मास है m, लेंथ है l, यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप। यहां से x डिस्टेंस ऊपर टेंशन कितना होगा यहाँ पे, ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम अभी ये नहीं करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर कर लेंगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या सर, सुनाई नहीं दिया। तुमने जो क्वेश्चन भेजा है ना, नहीं मैं प्रथम को बोल रहा हूँ। प्रथम जो तुमने क्वेश्चन भेजा है ना, वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो वर्क एनर्जी पावर पढ़ने के बाद करेंगे। ओके सर। क्या आएगा यहाँ पे टेंशन? सिंपल सा है, बस इतने पार्ट को सोचो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस इतने पार्ट के बारे में सोचो। सर m1l मास है उसका और रोप m का। m मास है, l लेंथ है। ओके सर। इतना टाइम नहीं लगेगा यार, जल्दी से। ये देखो ये नीचे वाला पार्ट, इसका मास कितना होगा? m/2। m/2 क्यों होगा? l लेंथ का मास m है, तो x लेंथ का मास क्या होगा? m/l इंटू एक्स, यूनिटरी मेथड। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को देख रहा हूँ, तो इस वाले पोर्शन पे बस मैं ब्लैक वाले जो सर्किल कर रखा उसको देख रहा हूँ, तो उस पर नीचे की ओर mx/l इंटू जी फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की ओर ये टेंशन इसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर वो रेस्ट में है तो टेंशन क्या होना चाहिए? mx/g/l। बिल्कुल सिंपल सा। क्योंकि टेंशन ही उसको वेट को सपोर्ट कर रहा है ना।
और कोई तो है नहीं जो उस पॉइंट पे जो नीचे हैंगिंग पोर्शन है उसके वेट को सपोर्ट करे। फाइन। यस सर। सर और एक दो ना ऐसे क्वेश्चन, एक और ठीक है। सर वो यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम। ये है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मान लो ये स्मॉल m है, इसका लेंथ 2l है और इसके आगे एक ऐसा मास लटका हुआ है, इसका मास है कैपिटल M, इसका है लेंथ l। यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पर टेंशन कितना होगा? सर लास्ट स्लाइड हो गया सर। और वो थर्ड और फिफ्थ का लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ सर, चाहिए। थर्ड और फिफ्थ में, अच्छा थर्ड और फिफ्थ दिसंबर का? एक बार गीता मैम को बोलना ना, कर देंगे। सर वो स्मॉल m1 मास है, उसी की सिर्फ लेंथ 12 है ना? हाँ, यहाँ से यहाँ की लेंथ है 2l और यहाँ से यहाँ की लेंथ है l। डायग्राम इज नॉट टू स्केल। अगेन सेम काम है, इसको सोचो, इतने दूर का मास क्या होगा? कैपिटल M तो है ही है, प्लस ऊपर वाले में देखो 12 का मास स्मॉल m है, 12 लेंथ का, तो x लेंथ का मास क्या होगा? नहीं प्रथमेश, 12 का मास अगर स्मॉल m सर है, मैंने कुछ भेजा ही नहीं था। m/12 अच्छा प्रथम नहीं तो x into का x। m/12 into x। यस सर। हाँ दिग्विजय, ठीक है। m + 2m, तो देखो यहाँ पर इस पर जो नीचे फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी m + mx/12 into g। इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा तो टेंशन भी ऊपर उतना ही होना पड़ेगा, तो टेंशन विल बी m + mx/12 into g। और देखो ये टेंशन ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट, कि जब मैं इस नीचे वाले पार्ट का बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा जब मैं ग्रीन जो बॉक्स बना रखा हूँ उसमें, लेकिन अगर मैं ऊपर ये ब्लू वाले का बात करता तो इस पर टेंशन किधर लग रहा होता? नीचे। अगर तुम उसका एफबीडी बनाते तो उसको नीचे वाला जो ब्लॉक है वो नीचे खींच रहा होता, तो ऊपर वाले पे टेंशन नीचे लग रहा होता। फाइन। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ अपना लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया। तुम लोग एच सी वर्मा और अपने बुकलेट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हारे पास कोई और बुक है या रेजोनेंस का मटेरियल मैं सेंड कर देता हूँ, वो तुम सॉल्व कर सकते हो साथ साथ। सर हाँ एक डाउट है आप बताओ। सर, वो किस साइड से टेंशन लेना है वो नहीं समझ में आया।
हाँ ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ये है, ये ग्रीन वाला, और एक ये ऊपर ब्लू वाला, ठीक है। तो जब हम ग्रीन वाले को कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला मास जो है, ठीक है, तो इस पर सोचो, इस पर जो होगा टेंशन वो ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि यही सर वो टेंशन। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऊपर की तरफ से लेना है कि नीचे की तरफ। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। देखो इस पार्ट का जब तुम बात कर रहे हो ना, तो सोचो इसको सपोर्ट कौन कर रहा होगा, ऊपर वाला। टेंशन ऊपर लग रहा होगा। वही अगर तुम ऊपर वाले बात करो, तो केवल इस पॉइंट पर इसको, जो नीचे वाला मास है वो इसको नीचे खींच रहा होगा ना, रेड वाले को। सर ये समझा, लेकिन मतलब कि आपको ये पता कैसे चला कि ये मास के साइड वाला लेना है कि सिर्फ रूफ वाला? हाँ ठीक है, देख एक्चुअली जो दोनों टेंशन है ना, ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों इक्वल है, एक एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। तो मैं ये वाला, ये तो मुझे पता चल रहा है ना कि इस पर ऊपर लगेगा, ये नीचे लगेगा, यस सर, ये और समझा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर तुम नीचे वाले का बात करो, उसका एफबीटी बना दो, तुमको डायरेक्टली टेंशन मिल जाएगा। ओके सर, दोनों के तो भी सेम ही आएगा ना? हाँ हाँ, दोनों के सेम ही आएगा। सर अभी आपने बोला कि टेंशन जो है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम रहेगा। इंस्टेंट गलती से, वो इंस्टेंट नहीं, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन, वो इंस्टेंट गलती से वो निकल तो गया। सर हमेशा ही सेम रहेगा ना? सारे पॉइंट पे दोनों नहीं सेम tension? रहेगा। हाँ हाँ सर, पर्टिकुलर पोजीशन पे सर हाँ, पर्टिकुलर पोजीशन पे सेम रहेगा। सेम रहेगा हर बार। हाँ हाँ हाँ। सर अगर नहीं ऐसा क्वेश्चन आया जिसपे उस पॉइंट, किस पॉइंट पे वो सेम हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है? उस पॉइंट पे वो सेम हो रहा है मतलब? सर मतलब कौन से पॉइंट पे दोनों टेंशन मतलब ऐसे इक्वल हो रहा है? देखो टेंशन मैग्नीट्यूड दो सारे पॉइंट पर ना, टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सारे पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे तुम रस्सी जैसे मान लो ये रस्सी है, यहाँ पे ब्लॉक लगा है, यहाँ पे ब्लॉक लगा है, तो जब तुम इस ब्लॉक का एफबीटी बनाते हो, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या लेते हो, इधर। यस सर। और जब तुम इस ब्लॉक का एफबीटी बनाते हो, टेंशन का डायरेक्शन इधर लेते हो। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर इक्वल। इक्वल, जब ये मासलेस होता है तो। बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि दोनों अभी भी देखो डायरेक्शन अपोजिट ही है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन अपोजिट ही है। बस डिफरेंस क्या है कि अपना रूप जो है उसमें मास है अब। तो हम लोग सारे पॉइंट पर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि टेंशन सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आऊं और इधर वाले को सोचूं, तो टेंशन इधर लग रहा होगा, और अगर मैं ये रेड वाले का बात करूं तो टेंशन इधर लग रहा होगा। ठीक है, ओके सर। और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, सिंपल सही है। यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग द फ्रिक्शन। हाँ प्रथम, नीचे वाले का नहीं है प्रथम, कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि मुझे उसका डायरेक्टली, मुझे टोटल मास पता है कैपिटल एम। जब तो हम लोग टोटल मास लिख रहे हैं, तो हम ये तो पूरा का पूरा एल है ना अपने पास, तो पूरा का पूरा कैपिटल एम जो है वो अपने पास तो इंक्लूडेड है ही। ठीक है, ओके, मतलब अगर इसमें लेंथ में कुछ होता है कि बड़े एम के, कैपिटल हाँ एम के, तो हाँ। फिर हम उसका एल को यूज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर टेंशन निकालने को बोला होता, तब तुम्हारा एल यूज आता, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके सर, फिर वो सर अलग वेरिएबल लगता, मतलब जैसे ऊपर एक्स लगाए तो नीचे हाँ, नीचे नीचे तुम मान लेते यहाँ से वाई डिस्टेंस पे, तो तुम यहाँ का मास लिखते एम वाई बाई कैपिटल एल हो जाता। ओके सर सर। क्वेश्चन में ऐसे देंगे ना, मतलब डायग्राम ड्रॉ करके कि मतलब ऐसी सिचुएशन पूरी। हाँ, क्वेश्चन में तुमको सिचुएशन देंगे, या फिर Okay, ऐसा sir. वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ऐसा वर्ड्स में बोल दिया कि एक ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल एम, इसको एक रोप से कनेक्ट किया, और इस रोप के एक एंड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो ये फिगर तो तुम खुद से बना सकते हो। यस सर, ये तो हो जाएगा। हाँ, सर वो तो बीच का वो स्ट्रॉ टाइप है, उसको भी मास है, मतलब वो हाँ, इसमें भी मास है। ओके सर। ठीक है, तो ये तुमको ऐसा वर्ड में दे रखा होगा जिससे तुम फिगर बना सकते हो। ओके सर। सर मेरा इस टाइप में ये क्वेश्चन है, वो बाद में आप जरा एक बार ठीक, देख लो एच ठीक है, वर्मा ठीक का। है, ओके, Yes. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या होता है ये आई थिंक सबको मालूम है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन कब लगता है और फ्रिक्शन क्यों लगता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ फ्रिक्शन क्यों लगता है। सर जब दो सरफेस अनइक्वल होंगे तब लगता है। नहीं नहीं, क्यों लगता है, पहला क्वेश्चन है क्यों लगता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है, वाई, कब लगता है नहीं क्यों लगता है। ऑब्जेक्ट्स का स्मूथ नहीं रहता। हाँ, फ्रिक्शन एक्ट्स बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन एक्ट बिकॉज of roughness of the surface तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वो हमेशा ओके सिद्धार्थ जस्ट लास्ट में एक बार बताना है, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। फ्रिक्शन Okay, sir. हमेशा फ्रिक्शन इसलिए लगता है क्योंकि रफनेस ऑफ द सरफेस होता है। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये कुछ आगे मूव कर रहा है, तो अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं इस वाले पोर्शन को जूम इन कर रहा हूँ, जो रेड वाला सरफेस है और ब्लू वाला ग्राउंड है, उन दोनों को अगर तुम जूम इन करके देखो तो वो कुछ ऐसा होगा। रेड वाला सरफेस लेट से ऐसा है और ब्लू वाला जो ग्राउंड है वो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है अनइवन सरफेस। हाँ प्रथम, अब ये रेड वाले का टेंडेंसी है आगे जाने का, ब्लॉक का वेलोसिटी है, जो ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है उसका टेंडेंसी आगे जाने का। लेकिन ये यहाँ पर ये ऐसा ऐसा पॉइंट देखो, ये रेड वाला जो है ये आगे जाएगा, तो ये ब्लू वाला क्या करेगा, इस पे पीछे फोर्स लगाएगा, और ऐसा बहुत सारे फोर्स होंगे, सब जो है सारे जो ब्लू वाले से टकराएगा तो सारे ब्लू वाले पीछे डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। सर नॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल तो ऊपर लगाएंगे ना। ओके सर, ओके सर समझ। प्रेम ऐसा भी डेफिनेशन हम लोग नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जब ये टकराएगा एक दूसरे से, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि एक टकराएगा, तो ये जब एक दूसरे से टकराएगा तो उसके कारण क्या होगा, ब्लू वाला जो है वो रेड वाले पे पीछे फोर्स लगाएगा, और रेड जो है वो ब्लू पे किधर फोर्स लगाएगा। सर वी के डायरेक्शन में। अभी के डायरेक्शन में तो मैं थोड़ा और बड़ा बनाया, तो जैसे मान लो ये है, तो ये रेड वाला आगे जाने का कोशिश कर रहा है, तो रेड वाला इससे टकरा के इस पर इधर फोर्स लगाएगा ब्लू वाले पे, और ब्लॉक पर पीछे फोर्स लगेगा। आया ना। Yes. ये हो गया फोर्स ऑन ब्लॉक, और ये आगे वाला जो रेड वाला है दिस इज फोर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्योंकि सरफेस रफ होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस रफ है, इसी कारण फ्रिक्शन लगता है। सेकेंड इज फ्रिक्शन किधर लगता है और कब लगता है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में, दो सरफेस कांटेक्ट में होते होंगे तो फ्रिक्शन लगेगा हमेशा। यस, नहीं मतलब सर अपोजिट डायरेक्शन में जो नहीं फोर्स ये करते हैं। सर दो अनइक्वल सरफेस कांटेक्ट में होंगे तब। नहीं, सर क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस से। फ्रिक्शन कब लगेगा। तो जब सरफेस अनइवन हो तो। नहीं, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और ये सर, अनइवन है, जब इवन सरफेस पे मूव करेगा तब। मूव करेगा तब ये भी थोड़ा सा सही है, बट अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। सर रफ सरफेस पे मूव करेगा तब ना। मूव करेगा तो जरूरी नहीं है, बट थोड़ा मतलब मूव करेगा थोड़ा सा सही है, लेकिन हम लोग थोड़ा और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सर स्पीड से मूव करेगा तब। नहीं नहीं नहीं, तो देखो फ्रिक्शन acts when there is
relative motion or tendency of relative motion. Tendency of relative motion between two surface. Between two surface. जरूरी नहीं है कि मूव ही करे, अगर मूव करने का टेंडेंसी भी होगा ना तभी भी फ्रिक्शन लगेगा. जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसको यहाँ पर तुम खड़े हो गए और इसको पुश कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश कर रहे हो बट ये ऑब्जेक्ट पुश नहीं हो पा रहा है, बहुत हेवी है, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? सर लग रहा होगा. सर लग लग रहा रहा है. होगा. लग रहा होगा. देखो यहाँ पर मोशन नहीं है बट स्टिल फ्रिक्शन लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. Third point, friction always acts in the direction opposite to instantaneous velocity. उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा ना उसके अपोजिट लगेगा. It has nothing to do एक मिनट, is opposite to the direction of instantaneous velocity or opposite to the direction of tendency of relative motion. तो जिधर रिलेटिव मोशन होने का कोशिश कर रहा होगा उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन हमेशा. और एक और पॉइंट लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हैज nothing to do with the direction of force applied. Direction of force applied. ऐसा हो सकता है कि मैं फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन कहीं और लग रहा है, ऐसा हो सकता है. तो हम लोग फोर्स से नहीं डिटरमाइन करेंगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन. हम लोग हमेशा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन. सर वो फोर्थ वर्ड क्या लिखा है? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट in the direction opposite to instantaneous velocity or opposite to the direction of tendency of relative motion. Done? सर एक मिनट, ये नोट वाला लिखना. Okay. तो ये सेकंड लाइन में थर्ड वर्ड क्या है सेकंड पॉइंट का? Instantaneous velocity. अच्छा, लास्ट में एस है क्या? हाँ, instantaneous. NEOUS. थैंक यू सर.
सर आपने जो नोट में लिखा है वो एक बार दिखा सकते हो, मतलब एक हाँ। एग्जांपल से या हाँ एक एग्जांपल से दिखाता हूँ मैं। Sir, done. ओके क्योंकि सर जिससे फोर्स सर लगेगा उधर लास्ट से ही सर होगा ना लास्ट सर वर्ड क्या है? रिलेटिव मोशन। हाँ प्रथमेश मैं बता रहा हूँ वो ओके एक्चुअली वो कल ही डाउट आया था इसलिए मैंने तुम लोग को नोट में ही लिखवा दिया है। ओके सर। रिलेटिव मोशन हो गया। अब देखो ये पॉइंट मैंने क्यों लिखवाया है ये नोट डायरेक्शन वाला। जैसे मान लो ऐसा है, ये ब्लॉक है, मैंने इसको फोर्स लगाया F, तो इसका टेंडेंसी होगा आगे मूव करने का, तो आगे मूव करने का टेंडेंसी होगा या फिर आगे मूव कर गया तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन को मैं जनरली स्मॉल f से रिप्रेजेंट करूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज ट्रू है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाऊंगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा या फिर इंस्टेंट वेलोसिटी होगा, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। लेकिन जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इधर है और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो जो वैल्यू ज्यादा Sir, रहेगा left side. नहीं, वेलोसिटी के अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, उसकी वो फोर्स से मतलब नहीं है, उसको वेलोसिटी किधर है उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, सही है। जैसे जैसे मान लो ऐसा भी है, ये सिचुएशन, ये स्प्रिंग है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, एक मिनट। ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा रखा है। अभी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, तो अभी ठीक है। अब इसको मैंने कॉम्प्रेस किया, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? इसको वेलोसिटी इधर दिया है और स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा होगा? राइट या लेफ्ट? Right. लेफ्ट, सॉरी राइट। राइट में फोर्स लगा, स्प्रिंग राइट में फोर्स लगा रहा होगा। यस ओके प्रणव, जस्ट अ मिनट। अब देखो स्प्रिंग अगर राइट में फोर्स लगा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, राइट या लेफ्ट? Left. सर लेफ्ट में होगा। नहीं, सर फ्रिक्शन velocity अपोजिट के टू द opposite- डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, Velocity. अपोजिट टू द सर डायरेक्शन राइट ऑफ सर, हाँ सर। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर मान लो अभी भी स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, ये स्प्रिंग आके रुका यहाँ पे, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है और ब्लॉक आगे जा रहा है लेट से, तो स्प्रिंग किधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा? स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है अभी, और अभी right लेफ्ट है। में। स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, सर लेफ्ट स्प्रिंग में कॉम्प्रेस्ड है, Sir, right में. स्प्रिंग राइट में फोर्स लगाएगा ना, ध्यान से लेफ्ट देखो। में कैसे वेलोसिटी के सर? अपोजिट। सर हाँ सर, वेलोसिटी के ऑपोजिट आपने तो एक नोट में एक लिखा था। एक मिनट, मैं अभी स्प्रिंग का फोर्स का बात कर रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट? सर स्प्रिंग तो राइट लगाएगा फोर्स। स्प्रिंग राइट लगाएगा क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, यस और वेलोसिटी फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर, फ्रिक्शन Left. लेफ्ट लगेगा। फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को ना वेलोसिटी से मतलब है, उसको हम लोग फोर्स किधर लगाना है उससे मतलब नहीं है। स्टैटिनस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है उससे मतलब है। ठीक है, तो सर, पहला वो पॉइंट, गलती से फ्रिक्शन ही समझ लिया मैंने। अच्छा, हाँ सर, तो समझ गया। पहला पॉइंट हम लोग का था कि फ्रिक्शन लगा क्यों, बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस। एक मुझे पता चल गया कि अच्छा फ्रिक्शन रफनेस के कारण लगता है। दूसरा है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द, हाँ, इफ वी आर पुलिंग विद फोर्स। ओके प्रणव, एक मिनट।
अगर मैं फ्रिक्शन के किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थर्ड पार्ट आएगा कितना लगेगा और कब लगेगा, ये भी हमने देखा कि जब देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब एक डाउट है प्रणव का कि व्हाट इफ वी आर पुलिंग विथ फोर्स, विथ सम फोर्स। ओके प्रणव, ये देखो, अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका जैसे ये वाला केस था ना प्रणव, ये वाला नहीं, ये वाला नीचे वाला, देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है और मैं इसको आगे की तरफ पुल कर रहा हूँ, मान लो ये पुलिंग फोर्स है, तो देखो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर नहीं, अगर पीछे से पुल किया तो, पीछे से पुश किया तो, पुल किया तो, पीछे से पुल किया तो इस फोर्स को चेंज कर दो। पीछे से पुल किया मतलब तुमने इधर फोर्स लगाया, तुम पीछे पुल कर रहे हो, ठीक है, तो अभी भी फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर लेकिन पुल किया तो वेलोसिटी ऊपर कैसे जाएगी? नहीं, अगर रेस्ट पे था इनिशियली, अगर इनिशियली रेस्ट पे है, तो फिर अगर तुम इधर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जब इनिशियल स्पीड 0 रहेगा प्रणव, तब, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल स्पीड 0 नहीं रहा तो हम लोग वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हम लोग का, ये पता चलेगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन लगेगा और फ्रिक्शन एज a tendency to oppose the relative motion, between two surface। तो जैसे मान लो ये है, हाँ गगन जस्ट अ मिनट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी आगे है, तो रेड वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, उसको रोकना चाहेगा फ्रिक्शन, और ब्लू वाले को आगे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा, ताकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो नीचे वाले सरफेस पे आगे फ्रिक्शन लगेगा। हाँ गगन। यस, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, हाँ, तब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं हम कहते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स है, हाँ, right? क्योंकि राइट, बट जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हाँ, इट डजंट मैटर कौन सी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं, जहां पे वेलोसिटी है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। हाँ। तो अभी ये क्यों? बिकॉज वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन है। नहीं, देखो सिचुएशन क्या है, हम लोग, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया ना कि हम लोग कभी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स से हम लोग फ्रिक्शन नहीं डिटरमाइन करेंगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब देखो तुम्हारा जो ये वाला सिचुएशन है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अब तुमने फोर्स लगाया, तो यहाँ पर भी हम लोग फोर्स के डायरेक्शन से नहीं देख रहे हैं गगन, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, सो दिस ब्लॉक विल हैव a tendency to move in the forward direction, right? यस, So so friction will act in the opposite direction. Friction will have a tendency to stop that object, to oppose that relative motion. ठीक है, हम लोग इस टाइप से बोल रहे हैं, वेलोसिटी के फ्रेम से बात कर रहे हैं। सो अब तक जो हमको बोला था कि फोर्स का ऑपोजिट में एक्ट करती है वो झूठ था। फोर्स के अपोजिट में एक्ट, देखो वो तभी करती है जब इनिशियल स्पीड 0 है, या फिर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है। ओके, बट अभी जैसे आपने बोला कि अगर वो एट रेस्ट है फिर भी हम उसको वेलोसिटी फ्रेम में लेके भी बोल सकते हैं। हाँ, तो हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स में ही बात करेंगे कि वेलोसिटी का टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, हम लोग उसके टर्म्स में ही बात करेंगे। ऑलराइट।
ओके नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। थर्ड चीज कि यार क्यों लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड। तो फ्रिक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर बार सेम लगे। फ्रिक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। its maximum possible value is mu times of n. Mu n is maximum friction, where mu is coefficient of friction and n is normal force between the two surface. जिस दो सरफेस का हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, उन दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स है, और कोई नॉर्मल मत ले लेना। अब बात कर, जो डायग्राम बना है उसमें फोर्स और फ्रिक्शन कौन सा है वो बता सकते हो? ये जो डायग्राम है ना, लग रहा है वो फ्रिक्शन। नहीं, ये दोनों फ्रिक्शन ही है। ये फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक है, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक का डायरेक्शन पीछे होगा, और पीछे की ओर फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, तो ये जो सरफेस है नीचे वाला उस पर आगे की ओर फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन ऑन सरफेस। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। ठीक है, जहां भी मैं स्मॉल एफ लिखूंगा ना वो फ्रिक्शन रहेगा। ओके सर। डन। अब तो यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडजस्टेबल फोर्स। एडजस्टेबल मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार म्यू टाइम्स ऑफ एन ही लगे, ये उससे कम भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब बात आता है म्यू पे। म्यू सरफेस पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है। जो मेरा ब्लॉक का सरफेस है और ग्राउंड का सरफेस है, उन दोनों की सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, म्यू डिपेंड्स अपॉन द सरफेस of the two object in contact. उसके कितना ज्यादा, जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा म्यू, रफनेस ज्यादा मतलब म्यू ज्यादा। अब म्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो म्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इट विल बी गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम, इट विल बी गिवन, या फिर तुमको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जहां से तुम म्यू निकाल सकते हो। फोर्स एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग कैसे हो सकती है? ओके, प्रथम का एक डाउट है, फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग कैसे हो सकता है? प्रथम क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, मान लो तुम पहले से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अचानक से तुम्हारे पे कुछ आया और तुम पे टकरा गया, तो तुम्हारा वेलोसिटी इधर था और तुम पर फोर्स इधर लग गया, तो वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अलग हो गया। या फिर तुमने उधर फोर्स लगा दिया, ऐसा भी कुछ भी सोच लो, तो फोर्स और वेलोसिटी अलग हो सकता है। सर अगर एक ऐसे व्हील चेयर टाइप पे एक ब्लॉक रखा और उसको स्ट्रिंग से खींच रहे, तो सर वो स्ट्रिंग टेढ़ा हो जाएगा, वो फोर्स ऐसे टेढ़ा लग रहा है पर वेलोसिटी सीधा है, वैसे भी हो सकता है कि सर वैसे नहीं होगा? वैसे भी हो जाएगा, जैसे मान लो यही है, इसको ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हो तुम, सही बात है, तो फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, एक धागा पकड़ लिए और फोर्स इधर लगा रहे हो और ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो देखो वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है।
कार के ब्रेक में प्रथम, कार की अगर तुम ब्रेक का बात करो तो अब तुम व्हील घुमाते घुमाते ब्रेक लगा रहे हो, तो तुम आगे भी जा रहे हो स्किड करते हुए और फोर्स तुम्हारा इधर भी लग रहा होगा, तो उस केस में हो सकता है। पर वेलोसिटी तो सामने की तरफ होगी और फोर्स पीछे की तरफ। नहीं, तुम मान लो तुम ऐसा घूम रहे हो, देखो तुम सर्किल घूमने की कोशिश कर रहे हो कार से, ठीक है, तो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तभी तो तुम सर्किल घूम पाओगे, ठीक है प्रथम। ओके सर। तो बहुत सारा केस होगा जहां पर वेलोसिटी और फोर्स जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उस पे वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी ना, डायरेक्शन वेलोसिटी का? डिपेंड करता है, चेंज हो भी सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती है। तुम गाड़ी चलाए हो, अगर तुम क्लच लेके चला रहे हो तो तुम इस सेम स्पीड पे घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक मत लगाओ, 20-30 का स्पीड रखो, घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 80 पे मत गोल घुमा देना गाड़ी। कोई ट्राई किया है काफी स्पीड में सर्किल लेने का? सर नहीं सोचा सर। था, क्या लॉज अप्लाई नहीं हुए। लॉज ऑफ लाइन कभी ट्राई मत करना कि 80 के स्पीड पे बाइक को घुमा देना अपना, ऐसा कभी ट्राई मत करना। फिर तो उड़ ही जाएंगे बाइक से। हाँ, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। हाँ सर। सर बिल्कुल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ, हम लोग ऐसे फेंका जाएंगे ऊपर की तरफ दूर। तो ऐसा साइकिल से करके देखना होगा तो कर लेना। बहुत साइकिल से स्टार्ट करना, स्पीड जाना और टर्न लेना छोटे रेडियस में, बड़े रेडियस में नहीं, छोटे रेडियस में टर्न लेने की कोशिश करना, देखना क्या होगा। सर इम्बैलेंस हो जाओगे। साइकिल सर नीचे। किया था सर, क्या सर कल ही किया था। कल ही क्या था, गिरे कि नहीं गिरे? गिरा, लेकिन लगा अरे। नहीं, अचानक में मतलब सामने छोटा बच्चा आ गया तो अचानक में छोटे रेडियस में टर्न ले लिया, तो बस साइड में जाकर रुक गया। हाँ, तो बेसिकली वहां पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ा मुझे साइकिल रोकने के लिए। ओके, ठीक है, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग अगर रेडियस में घूमना है तो मिनिमम एक वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी से कम में घूमना होता है। अब तुम लोग बोलोगे यार इतना हम लोग कैलकुलेट थोड़ी करते बैठेंगे, उस टाइम तुरंत में इंस्टेंटेनियस, बट उसका भी अपना कैलकुलेशन है सब कुछ। सर वैसा फेंके क्यों जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैं एडजस्टेबल फोर्स के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा और डिटेल्स में। एडजस्टेबल फोर्स है ना, तो जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है ऑफ मास 10 kg और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल कितना लग रहा होगा ग्राउंड से? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, और ग्राउंड पे भी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। लेट्स से कि ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, दैट इज 0.2, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू टाइम्स ऑफ n, that is 0.2 times of 100, that is 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन लग सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, तुम कुछ भी कर लो, बट ये है मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि इतना लगे। अब जैसे अभी वाला सिचुएशन, बस ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? नहीं सर। बस ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो मैं F का चार्ट बना रहा हूँ, F और फ्रिक्शन। मैंने फोर्स 0 लगाया तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन लग जाएगा क्या? तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पर मैं यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, एंड दिस नॉर्मल इज 100 न्यूटन। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया F। अब देखो, मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने फोर्स 0 रखा, तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा?
पहले तो ये बताओ, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नहीं लगेगा। हाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है अभी, नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं 0 लगा। अच्छा मैंने अब फोर्स को बढ़ा के 1 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। हमारे पास एफ मैक्स का वैल्यू आया था 20 न्यूटन, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? अब देखो मैंने इस पर अगर मान लो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लग गया, तो सिचुएशन सोचो क्या होगा कि मैंने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आगे की तरफ, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस पर 20 न्यूटन पीछे लग गया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पीछे मूव करने लगेगा। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो क्या होगा, जैसे ही और ऑब्जेक्ट आगे भी नहीं मूव करेगा, तो क्या होता है, फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेता है, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लग के नेट फोर्स मेरा 0 हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा नहीं मूव कर रहा होगा। जैसे तुम हेवी ऑब्जेक्ट को पुश करो, थोड़ा सा पुश करो, तो वो तुम्हारा मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग गया, राइट? यस ये फील आया सबको? ओके सेकंड, अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा के फोर्स बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 ही लगेगा। सबको फील आ रहा है? जितना मैं फोर्स लगाऊंगा Yes, उतना फ्रिक्शन लगेगा। मैंने बढ़ा के 18 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 18 Newton. 80 मैंने फ्रिक्शन बढ़ा के 19.5 कर दिया, 19.5। यस मैंने बढ़ा के 20 किया, तो जस्ट 20 और 21 कर दिया, अब कितना लगेगा फ्रिक्शन? 20 वो हो जाएगा। 20। अब फ्रिक्शन 20 से ज्यादा नहीं लग सकता है, ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ सर पे तो अभी मूव होगा ना? न्यू 1 है क्या? म्यू मैंने 0.2 दिया था ना। नहीं तो Yes, मैं कुछ sir. समझा नहीं कि आपने जितना फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, लाइक हाँ देखो, जब तक मेरा एफ मैक्स के बराबर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन के बराबर, तब तक मेरा फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स वो बराबर होगा। ओके ठीक है, क्योंकि तब तक मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन मुझे रेसिस्ट कर रहा है, राइट? लेकिन हाँ, एफ मैक्स वो वैल्यू है कि जिसकी वजह से वो मूव करेगा, लाइक इससे कम अप्लाई करेंगे तो मूव नहीं करेगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जो एफ मैक्स क्या है कि एफ मैक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओके फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं लग सकता है, हम्म ठीक है? अब जैसे मान लो मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन भी पीछे 1 न्यूटन लगा देगा, तो देखो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। ओके मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। अब मैंने बढ़ा के इसको 2 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन लगने लगेगा, और नेट फोर्स अगेन 0, टिल मैंने इस फोर्स को 20 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगेगा, और अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस फोर्स को 21 किया, या 20 से थोड़ा ज्यादा किया कुछ भी, तो फ्रिक्शन 20 से ज्यादा नहीं लग सकता है, वो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू टाइम्स ऑफ एन। ओके ओके गॉट इट। ठीक है, या इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, तुम कुछ भी कर लो। उससे कम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कम फोर्स लगाया तो उससे कम फ्रिक्शन लगेगा और वो रोक देगा, बट उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। ठीक है, ठीक है अगर मैं 25 लगाया तो भी 20, 100 लगाया तो भी 20। सर हाँ सर आपने 0.2 मतलब ये स्टैटिक है या फिर आपने क्वेश्चन के हिसाब से निकाला है? मैंने अभी स्टैटिक काइनेटिक का कुछ बात नहीं किया, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उस पर। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ 0.2 वैल्यू स्टैटिक है या फिर आपने क्वेश्चन के हिसाब से निकाली है? अरे नहीं, ये क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ था 0.2, ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट डाउट है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट?
बिकॉज ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन। नवीन देखो, हेवी ऑब्जेक्ट होगा तो नॉर्मल भी ज्यादा होगा ना, हाँ सर। तो नॉर्मल ज्यादा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन ज्यादा होगा, न्यू टाइम्स ऑफ एन। हाँ सर। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए वो भी ज्यादा होगा। हाँ सर। समझा? वो गूगल पे सर इनर्शिया लिखा था, मेरे को समझा ऐसे ऐसे कैसे। अच्छा, सर तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेटल का ऑब्जेक्ट एक स्लिपरी फ्लोर पे ऐसे ही मूव हो जाता है, ऐसे क्यों सर? मतलब ओके, heavy स्लिप, object। हाँ, स्लिपरी ऑब्जेक्ट, स्लिपरी फ्लोर। स्लिपरी फ्लोर पे क्या होता है, हम लोग का फ्रिक्शन कम हो जाता है, आराम से स्मूथ हो जाता है सरफेस, तो म्यू तुम्हारा घट गया। सर ल्यूब्रिकेट की वजह से भी हो सकता है ना ये सब तो। हाँ, लुब्रिकेंट की वजह से भी, जब हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं या फिर हम स्मूथ कर रहे हैं बेसिकली किसी चीज को, सरफेस को काफी स्मूथ कर दिया, ठीक है, तो फिर वहां पर फ्रिक्शन अपना कम हो जाता है क्योंकि अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट जाता है। देखो मैंने यहाँ पर एक लिखा है, जैसे मैंने रफनेस बढ़ाया, ये वाला स्टेटमेंट, रफनेस बढ़ाया तो म्यू बढ़ेगा, राइट प्रथमेश? यस। वैसे ही मैंने अगर स्मूथनेस बढ़ाया, स्मूथनेस तो घटेगा। म्यू घटेगा, म्यू Yes, घटेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन तो कम फिर लगेगा फ्रिक्शन कम होगा। और ऑब्जेक्ट आराम से स्लिप करेगा। सर तो फिर अभी और एक डाउट आ रहा है हाँ, सर, अगर ये जो नीचे का सरफेस टिल्टेड होता सर, तो हम फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर इंक्लाइन में लगाते हैं, पर सर जो नीचे का जो फ्रिक्शन है सर वो ज्यादा होता, तो मतलब वो थोड़ा सा आप एक बार समझाओ ना, मतलब अगर टिल्टेड सरफेस रहता तो। हाँ ठीक है, आ रहे हैं इसी क्वेश्चन। ठीक है, आ रहे हैं एक करके आते हैं। ओके। एक और डाउट है, अगर बहुत ज्यादा फोर्स दिया वो भी 1 सेकेंड के लिए, तो हेवी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर गिरेगा या इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अगर बहुत ज्यादा फोर्स दिया वो भी 1 सेकेंड के लिए, प्रथम जो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं ना हम लोग बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। वो इस चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। इम्पल्स एक्चुअली थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में भी था, बट वहां पर हमने स्किप किया है, नेक्स्ट चैप्टर में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम लोग जैसे तुम उसका एग्जांपल लो, 2011 वर्ल्ड कप या कोई भी मैच का, कि धोनी छक्का मारा लेट्स से, तो बॉल बैट के कांटेक्ट में कितने टाइम के लिए रहा? बहुत कम, 1 सेकंड से भी कम है। 1 सेकंड से 0.01 सेकंड के आसपास, और उतने देर में ही बैट ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए जो लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सर तो फिर उस बॉल पे mg लगेगा और एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा ना? अब वहां पर जो इम्पल्सिव फोर्स है ना प्रथमेश, वो Yes, mg के कंपेयर में काफी ज्यादा है, ओके सर। तो हम लोग उस इंस्टेंट के लिए mg को भूल जाते हैं। ओके सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सॉल्व करना। इस पे मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ। पहला ये फोर्स है, रुक जाओ, फोर्स नहीं देता, ये एंगल है 37 डिग्री। म्यू इज 0.2, इस ब्लॉक का मास है 10 kg। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स if F is equals to 10 Newton, B F is equals to 100 Newton। ये दोनों केस में बता दो, ध्यान से करना। सर सेकंड लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दो। ये वाली सर क्या निकालना था?
फाइन सर फ्रिक्शन, समझ गया, हाँ ये हो गया क्या? यस सर। बस 3 टाइप का आंसर है, 8 न्यूटन, एक है 1.2 एंड 12, एक है 1.6 एंड 16, एक है 6 एंड 20। अभी तक 4 अलग अलग आंसर आ चुके हैं। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना आ रहा है? पहले केस के लिए, ए वाले केस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन 0.16 न्यूटन। पहले वाले केस के लिए 20 तो नहीं आएगा। जितने लोग का 20 आ रहा है वो गलत आ रहा है। 1.2। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इस वाले केस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 12। 20 से कम आएगा। 0.216 0.16। एक मिनट चलो मैं देखता हूँ। जो पहला फर्स्ट, जब एफ में 10 न्यूटन लगा रहा हूँ तो ये 10 kg का ब्लॉक है। इस पर फोर्स सोचो क्या क्या लग रहा है। इधर की ओर 10 न्यूटन 37 डिग्री, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी 8, ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा 6, नीचे की ओर 100, ऊपर की ओर नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे 94 न्यूटन। ये किसी ने किया, सबने कुछ और किया, एफबीडी नहीं बनाया नॉर्मल निकालने के लिए। सर 94 के सर देखो वो तो हाँ 8 न्यूटन के ऑपोजिट लगेगा ना फ्रिक्शन, तो फिर वो नहीं मुझे सबसे पहला काम क्या है, एफ मैक्स निकालना। तो एफ मैक्स के लिए मुझे क्या काम है, नॉर्मल फोर्स। तो ब्लॉक ऊपर तो नहीं मूव कर रहा है, तो हम लोग ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा लिख सकते हैं ना, n + 6 would be equal to 100 और n equal to 94 न्यूटन। अभी ठीक है। अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन क्या होगा, 0.2 into 94 दैट इज 4 to the 8, 9 to the 18, 18.8 न्यूटन। ये मैक्सिमम लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। तो बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 18.8 लगेगा या कम लगेगा? कितना लगेगा? सर 8 न्यूटन। 8 न्यूटन लगेगा, क्योंकि मैं आगे की ओर 8 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो 18.8 से कम है वो, तो फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन ही लगेगा। सेम चीज सेकंड वाले केस के लिए रिपीट करो। सर 18.8। एफ मैक्स कितना आया? एफ मैक्स अलग आ जाएगा वहां पे, फिर से ध्यान से। हाँ नवीन, यहाँ देखो क्या आया, यहाँ 10 है ना, तो 10 cos 37 is 8, 10 sin 37 is 6। ओके सर। अब मैंने इसको हटा दिया, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया।
50 60 0.2 into 6 f max कितना आया f max Sir, 8 न्यूटन 40 into 2 हाँ 8 न्यूटन ठीक है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा सर 8 न्यूटन फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन लगेगा ठीक है तो सेकंड वाले केस में क्या बन रहा है अपना सीन सेकंड वाला केस मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन तो 100 का कंपोनेंट लो ये वाला हो जाएगा 80 ऊपर वाला हो गया 60 ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा दैट इज नॉर्मल नीचे mg और नॉर्मल का वैल्यू आ गया 40 न्यूटन नॉर्मल प्लस 60 इक्वल टू 100 नॉर्मल इक्वल टू 40 f max is mu times of n that is 0.2 times of 40 that is 8 न्यूटन अब इस ऑब्जेक्ट पर देखो आगे की ओर 80 न्यूटन लग रहा है which is greater than f max तो फ्रिक्शन क्या लगेगा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा that is 8 न्यूटन हाँ प्रथम FBD हम लोग हमेशा बनाएंगे यार हमेशा FBD काफी इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम क्योंकि FBD नहीं बनाओगे गलत हो जाएगा जैसे यहाँ पे सीधा नॉर्मली गलत आ गया तो हर बार वैसा ही होगा ठीक है अभी तक में किसी को कोई डाउट यहाँ तक में सर इस केस में फ्रिक्शन 18.8 न्यूटन लगेगा 18.8 क्यों सर आपने अभी बोला ना मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा हाँ तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन तो 8 आ रहा है ना ओके हाँ सॉरी सर सर तो ये फ्रिक्शन जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग रहा है यस सर सर आप एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हो फर्स्ट में ओके हो गया यस सर ठीक है तो जब तक हम लोग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगा रहे हैं तब तक जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वाला और फ्रिक्शन हमेशा जैसे इस केस में मैं इनिशियल स्पीड मतलब जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ उसमें मैं इनिशियली ये रेस्ट पे माना हूँ इनिशियल स्पीड 0 है तभी हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो ये ऐसा है ये ट्रायंगुलर वेज है ये फिक्स्ड है इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू तो बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना होगा सर मास क्या है मास m ओके सर सॉरी सर मेरा नेटवर्क चला गया था आप दोबारा रिपीट कर दोगे क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेज है उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास स्मॉल m एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना लग सकता है इसमें सिंपल सा है सर ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं
ब्लॉक नहीं, अभी मुझे बस ये बताना है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। मुझे नहीं पता है कि ब्लॉक स्लाइड कर सकता है नहीं कर रहा है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी बस एफ मैक्स बताना है। निशी सही है, प्रथम नहीं, आर्या सही है, प्रथम कॉस साइन में गड़बड़ की हो, सही है दिग्विजय, सही है प्रणव, प्रथम जी मिस हो गया, ठीक है सही है। देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, एक फोर्स लग रहा होगा mg, वीना साइन नहीं आएगा, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा होगा, और एक फोर्स होगा फ्रिक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि mg का जो ये वाला कंपोनेंट है दैट इज mg cos थीटा, और mg का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा। अब अगर मैं ये बनाया हूं तो mg को हटा देता हूं, तो नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम विल बी म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा, ये मैक्सिमम है। सिंपल सा है। केस 1, अगर मान लो मेरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता, एक मिनट, केस 1, अगर मेरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इस पे, ये ब्लॉक है और ये नीचे स्लाइड कर रहा है, तो बताना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम नहीं, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। मैक्सिमम का वैल्यू बात नहीं करना है, एग्जैक्ट वैल्यू का बात करना है कि कितना लग रहा होगा। और केस 2, अगर ये स्लाइड नहीं कर पा रहा है तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा एट रेस्ट, डज नॉट स्लाइड। सर हम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हैं? नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको म्यू दिया हुआ है, हाँ। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, okay. हाँ, तो इस केस में फ्रिक्शन कितना, दोनों केस में फ्रिक्शन बताना है कितना लगेगा। तुमको एफ मैक्स पता है पिछले वाले केस से, म्यू mg cos थीटा। प्रथमेश नहीं, प्रथम नहीं, प्रथम नहीं, सर F2 भी केस नहीं, 2 के लिए, क्या सर केस 2 के लिए, केस 2 के लिए f इक्वल टू एफ मैक्स नहीं, दिग्विजय नहीं, जो केस 1 सिंपल था, केस 1 स्लाइड कर रहा है ना, तो स्लाइड कर रहा है मतलब कितना फ्रिक्शन लगेगा, मोशन हो रहा है मतलब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, तो केस 1 में मैक्सिमम आएगा। केस 2 में क्या होगा? सर mg
साइन थीटा। mg sin थीटा। अरे सर गलत बता दिया मैंने। केस 2 में क्या होगा, देखो यहाँ पर इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ये वाला जो है दैट इज mg cos थीटा, और ये नॉर्मल है। अगर ये मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना इधर की ओर फोर्स उतना ही पीछे की ओर फोर्स। सर मतलब अगर मूव नहीं कर रहा है तो फिर जितना आगे फोर्स उतना पीछे फोर्स, तभी तो वो मूव नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ श्रीशैल, फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में अगर मेरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब जो ये वाला केस, ये वाला मैंने इरेज कर दिया, इसका मतलब है कि जो मैं अप्लाइड फोर्स कर रहा हूँ, जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है, तभी वो स्लाइड कर रहा होगा, राइट श्रीशैल? तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है तो फ्रिक्शन एफ मैक्स के बराबर लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, तो जैसे ये ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर कांटेक्ट के कारण कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो ब्लॉक पर नॉर्मल लग रहा है कांटेक्ट के कारण, और एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है कांटेक्ट के कारण। तो ये दोनों जो फोर्स है जो ब्लॉक पर लग रहा है, दीज टू फोर्स आर ड्यू टू कांटेक्ट, तो इन दोनों को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, ये हो गया हम लोग का कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। सर मतलब ये सबको अप्लाई है ना? हाँ सबको अप्लाई है। ओके सर। ठीक है, बता दो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमारे पास वो जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है वो हो जाएगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है एन और फ्रिक्शन का, तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग रहा है, इफ फ्रिक्शन इक्वल टू एफ मैक्स दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कांटेक्ट फोर्स is equals to under root n square plus mu square n square, that is n under root 1 plus mu square। और यहाँ पर हम लोग एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा, that is friction upon normal perpendicular upon base। और वही अगर f max में होगा तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा is equals to mu n upon n, that is mu। सर हाँ, कोई डाउट? सर मैथमेटिकली हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते ना कि ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं है, मतलब हाँ ये तुम ये देखो, अगर नॉर्मल जो है ना
मतलब नॉर्मल अगर 0 नहीं है तो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट तो जो कोई भी वो हमें अपने आप से मतलब सोचना पड़ेगा ना कि वो कांटेक्ट में है या नहीं है, तब उसके बाद ये अप्लाई करेंगे ना। हाँ तुम ये सोच सकते हो ना कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर तुम उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में उसके mg से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो कांटेक्ट लूज हो गया होगा, ऐसा सोच सकते हो। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो कांटेक्ट में होगा, ठीक है। और जनरली जो ये एंगल थीटा आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल। डन। नेक्स्ट हेडिंग दो, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, तुम एक स्केल ले लो, उसके ऊपर अपना इरेजर रख दो, ऐसा कुछ। अभी ये इरेजर स्लाइड नहीं कर रहा होगा, अभी ये इरेजर रुका हुआ है। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे से स्केल को टर्न करना शुरू किया, ऐसे रोटेट करना शुरू किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इरेजर स्लिप करना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इरेजर स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो एक ऐसा एंगल होगा जहां पर ये इरेजर स्लाइड करेगा, राइट। सर स्लाइड करेगा या डायरेक्टली यस गिरेगा? बस वो ऐसा रोल डाउन हो गिरेगा गया ना डायरेक्टली। डायरेक्टली गिरेगा मतलब रोल डाउन होता है मतलब अचानक slide सर, वो करेगा। स्लाइड थोड़ी होता है। सर वो डायरेक्टली गिरता है। डायरेक्टली मतलब नीचे गिर जाएगा या अ, ऐसे गिरेगा, सर ऐसे आएगा ना। हाँ सर, पर वो मतलब कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये कहने का सर मतलब। वो नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम धीरे धीरे करके ले जाओ, वो कांटेक्ट में रहेगा। तुम धीरे धीरे मतलब पहले इस पोजीशन में रखो, फिर धीरे धीरे एंगल चेंज करके देखो, धीरे धीरे, काफी धीरे धीरे, और जिस इंस्टेंट पर स्लिप करना स्टार्ट करेगा ना, उस इंस्टेंट पर रोक के रखना, ठीक है। तो एक ऐसा तुम्हारा इंस्टेंट आएगा, मतलब पहले तो ये रुका रहेगा, ये फील आ रहा है, पहले मतलब इस पोजीशन पे यस सर। स्लाइड नहीं करेगा, मतलब रुका रहेगा, इस पे भी रुका हुआ है लेट्स से। एक पोजीशन आएगा जहां पर ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा, राइट। यस सर। उस टाइम जो ये एंगल होता है ना थीटा, जहां पर ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, उस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो बता दो अब एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू कितना आएगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो। सर UMG cos थीटा नहीं, इन म्यू। थीटा थीटा का वैल्यू तो जो जस्ट स्लाइड स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या क्या है? सर मुझे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। सही है, तो थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स म्यू। सही है गगन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, इसका मतलब यहाँ पर एफबीडी बनाओ इस ब्लॉक का,
तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? ये एफबीडी बनाया तो एक इस साइड में mg sin थीटा, Normal. mg नॉर्मल, mg cos थीटा, नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन जो होगा मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि जब स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम लगने लगेगा, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ n। और जस्ट स्लाइड कर रहा है मतलब जितना नीचे फोर्स उतना ऊपर में फोर्स, जस्ट स्लाइड का यही मतलब है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इज जस्ट इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। mg कैंसिल और हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू म्यू, और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, थियोरेटिकली आप एक बार हमें वापस हाँ दिखा सकते हो, मैं ड्रॉप आउट हो गया था। हाँ प्रथमेश, ये देखो अब मैंने एफबीडी बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर की ओर mg sin थीटा, इधर की ओर mg cos थीटा, ऊपर नॉर्मल, और नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। यस सर। और ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, दैट इज म्यू mg cos थीटा, यस सर। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और नीचे की ओर mg sin थीटा। अब ये जस्ट स्लाइड कर रहा है मतलब जितना नीचे की ओर फोर्स उतना ही ऊपर की ओर फोर्स, तो मैंने mg sin थीटा को म्यू mg cos थीटा से इक्वेट कर दिया। ओके सर। ठीक है, डन। ठीक है, अब एक चीज सिंपल सा बताओ, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हम लोग, बस सिंपल सा एक चीज बताओ। जैसे मान लो एक रोलर है, ऐसा स्टेटमेंट है, इट इज इजियर टू पुल अ रोलर दैन टू पुश इट, व्हाई? So can you repeat? It is easier to pull a roller, pull a lawn roller, मैं लिख देता हूँ, it is easier to pull a lawn roller than to push it, why? मतलब पुल हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे रोलर देखे होगे ना, ऐसा होता है रोलर, ये इसका मशीन सा है और ये ऐसा हल्का सा ऐसा निकला होता है टेढ़ा होके, इस टाइप से। सही है गगन? यहाँ से नहीं निकला होता है, ये बीच से निकला होता है, और हम लोग इसको पुल या पुश कर रहे थे। हाँ ना गगन, सही है। प्रणव नहीं। सर ट्रॉली बैग्स के पीछे भी इसका यही आइडिया है। ट्रॉली बैग के पीछे भी यही आइडिया है। देखो जब हम लोग पुश कर रहे हैं ना, तो पहला केस मैं पुश वाला दिखा रहा हूँ। नहीं आर्यन, प्रथमेश नहीं। देखो क्या हो रहा है, पहला जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो तुम इस नॉर्मल इस ब्लॉक का इस बॉल का एफबीडी देखो, तो इस पर एक mg लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा इधर, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो नॉर्मल जो होगा वो mg प्लस f cos थीटा के बराबर होगा, और फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अभी नॉर्मल जो है वो mg प्लस f cos थीटा है, while on the other hand अगर हम लोग इसको पुल करें, अगर हम लोग इसको f फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो इसका fbd देखो, f नॉर्मल
दिख रहा है क्या? नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल जो होगा वो mg माइनस एफ साइन थीटा होगा, एफ कॉस थीटा होगा, सॉरी। तो फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ n2 होगा। तो देखो फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया तो हम लोग आराम से खींच सकते हैं, फ्रिक्शन इधर लगेगा। फील आया? थीटा तो उतना ही रहेगा ना? थीटा नहीं, ऊपर ये माइनस हुआ, ऊपर में इधर प्लस हुआ। mg में f cos थीटा ऐड हो रहा है इस वाले केस में, जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो, और जब हम लोग पुल कर रहे हैं तो mg में f cos थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल कम हो गया तो f मैक्स कम हो गया। ओके नवीन, देखो जब हम लोग पुश कर रहे हैं ना, ये वाला डायग्राम है पुश वाला, एक मिनट, ये पुश वाला है कि जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है, और नॉर्मल का वैल्यू देखो क्या आ रहा है एफबीडी से, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो तो नॉर्मल जो आ रहा है दैट इज mg प्लस f cos थीटा n1। ये नवीन ठीक है? पुश वाला केस। हाँ सर। अच्छा पुल वाला केस देखो, अब मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ f, तो इसका एफबीडी देखो, f इधर लग रहा है, n2 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो देखो n2 क्या होगा एफबीडी से, n2 प्लस f cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। हाँ सर। mg माइनस f cos थीटा हो गया, तो अपना नॉर्मली जब कम हो गया तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा और हम लोग आराम से खींच सकते हैं, राइट? ओके सर। ठीक है, तो कभी तुमको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है तुमको फोर्स पे कुछ देखना है, फोर्स एफबीडी बनाओ तुमको दिख जाएगा। ठीक है, आज आगे नहीं जाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन आज स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आज के लिए तुम लोग का काम वही होगा कि लॉज ऑफ मोशन खत्म करो। और मैंने तुम्हारे ग्रुप पे एक एलन का असाइनमेंट भेजा है शायद, हाँ एलन का मटेरियल भेजाओ, तो जिनके पास टाइम बच रहा है वो कर सकते हैं साथ साथ। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर नोट शेयर करना प्लीज। नोट्स लास्ट क्लास का मैंने शेयर किया था, लास्ट क्लास वाला। हाँ सर किया है शायद, हाँ सर किया है। ठीक है, मैं ये भेज देता हूँ अभी। ओके चलो बाय बाय। और कोई क्लास नहीं है ना सर, आज? थैंक यू सर। नहीं है बाय सर, सर। तो ये लास्ट है। ये लास्ट है। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। सर हाँ सर वो एचसी वर्मा का पीडीएफ चाहिए सर। एचसी वर्मा का पीडीएफ चाहिए, वो तुम्हारे ग्रुप पे है? ओ बहुत हाँ, ऊपर किधर रहेगा? हाँ मुझे हाई भेजो ना, मैं तुमको भेजता हूँ। हाँ सर। चलो बाय बाय।